हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे 6 से लेकर 12 मार्च के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। इसमें हम इम्पॉर्टेंट पर्सन, अपॉइंटमेंट्स, गवर्नमेंट की स्कीम्स, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। 6 मार्च के जितने भी करंट अफेयर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश में देखते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सी स्कीम लागू की है और उसमें क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू किया है। इस योजना में 23 से 60 वर्ष के आयु के जितनी भी महिलाएं हैं उनके खातों में प्रति माह 1000 रुपये जमा किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य है कि महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना और उनके स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार करना। तो ये सभी पॉइंट्स थे लाडली बहना योजना के, जो कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ करने की घोषणा की है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और गतिशील नीति 2022 के अनुसार 24 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2025 तक उत्तर प्रदेश में बेचे गए पंजीकरण इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% कर छूट दी जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं IFFCO, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। इसके डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। श्री मनसुख मंडाविया जी ने 5 मार्च 2023 को किसानों के लाभ के लिए नैनो लिक्विड, ये एक बॉटल में मिलेगा और इसका प्राइस रहेगा 1350 रुपये। इसके अलावा इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव नैनो पोटाश, नैनो जिंक और नैनो कॉपर फर्टिलाइजर लॉन्च करने की भी योजना बना रही है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कि क्या है। अमृतसर में होगी पहली लेबर 20 मीटिंग। इसके डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। लेबर 20 की पहली बैठक 19 से 20 मार्च 2023 तक अमृतसर पंजाब में आयोजित होने वाली है। तो ये प्रॉपर लोकेशन याद रखना है कि पंजाब के अमृतसर आयोजित होगी L20 की पहली बैठक। और इसमें G20 देशों के ट्रेड यूनियन केंद्रों के नेता और प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, जो श्रम संबंधित मुद्दों के बारे में डिस्कस करेंगे। और भारतीय मजदूर संघ, जिसे शॉर्ट में BMS कहते हैं, स्थापना बैठक के आयोजन के लिए प्रमुख राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन केंद्र है। नेक्स्ट स्लाइड है। INS त्रिकन ने लिया अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास 2023 में भाग। इसकी डिटेल्स हम चेक कर लेते हैं। INS त्रिकन 26 फरवरी से 16 मार्च 2023 तक खाड़ी क्षेत्र में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस में भाग ले रहा है। तो यहाँ तक हमारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। इस अभ्यास का मोटो ये है कि इसमें समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए और समुद्री लेन देन को और मजबूत बनाने के लिए ये अभ्यास चलाया जा रहा है। और इस अभ्यास में 50 से अधिक देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री एजेंसी भी इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। तो ये सभी वेरी IMP पॉइंट है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में हम बुक्स और ऑथर के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, इस किताब का विमोचन किया डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने इसका विमोचन किया और इसके जो राइटर हैं वो है सज्जन सिंह यादव। और इस पुस्तक में कोविड-19 के बारे में डिटेल से बताया गया है। नेक्स्ट स्लाइड है। माऊगंज बना मध्य प्रदेश का 53वां जिला। इसके डिटेल्स के बारे में पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा जिले की तहसील माऊगंज को राज्य का 53वां जिला बनाने की घोषणा की है। अभी घोषणा की है, बना नहीं है। तो सिर्फ अभी माऊगंज को मध्य प्रदेश का 53वां जिला बनाने की घोषणा की है। इसमें 6 लाख से अधिक आबादी वाली 4 तहसीलें, जिसमें माऊगंज, हनुमाना और नाईगढ़ी और देवतालाव, ये सभी 4 तहसीलें होंगी। नेक्स्ट स्लाइड है। कर्नाटक ने 54 साल बाद जीती संतोष ट्रॉफी। वेरी IMP पॉइंट्स। स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है। मैक्सिमम टाइम देखा जाता है स्पोर्ट्स के क्वेश्चन एग्जाम्स में। तो इसकी डिटेल्स के बारे में चेक करते हैं। कर्नाटक ने रियाद के किंग फायद इंटरनेशनल स्टेडियम में 76वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में मेघालय को हराया है और हीरो संतोष ट्रॉफी जीती है। 1968 से 1969 के बाद कर्नाटक की ये पहली ट्रॉफी है। ये भी वेरी IMP पॉइंट है। और पिछली बार उन्होंने मैसूर रियासत के तौर पर ट्रॉफी जीती थी और ये ट्रॉफी चौथी बार कर्नाटक की टीम ने ये ट्रॉफी चौथी बार जीती थी। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। जम्मू और कश्मीर में विशेष शासन शिविरों का उद्घाटन किया जा रहा है। इस शिविर का उद्घाटन
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 6 मार्च 2023 को स्पोर्ट्स स्टेडियम भोर कैंप में किया था। ये ध्यान रखना है कि किसने उद्घाटन किया था। ये शिविर एक जागरूकता शिविर है जिसमें केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न योजनाओं के बारे में वहां के लोगों को अवेयर करना है। तो ये मुख्य पर्पस है इस शिविर का। नेक्स्ट स्लाइड है गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक। ये थीम है सिक्किम के डाक विभाग का। इसकी डिटेल जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और सिक्किम के 4 मंत्रियों ने सोमवार को सिक्किम के लिए डाक विभाग का एक यूनिक कवर लॉन्च किया है, गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक के नाम से। और इसके अलावा सिक्किम दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य का खिताब भी सिक्किम को प्राप्त हुआ है। ये भी बहुत ही IMP पॉइंट है। और राज्य ने संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि से प्रतिष्ठित फ्यूचर पॉलिसी गोल्डन अवार्ड भी जीता है सिक्किम ने। तो यहाँ से हमारे 3 पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट निकल कर आते हैं। सबसे पहले तो फ्यूचर पॉलिसी गोल्डन अवार्ड खिताब जीता है सिक्किम ने और 100% जैविक राज्य का खिताब भी सिक्किम ने ही जीता है। नेक्स्ट है नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला संस्करण शुरू हुआ। ये शुरू हुआ है 6 मार्च 2023 को भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक INS विक्रांत पर शुरू हुआ है नौसेना कमांडरों का पहला संस्करण और इसे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया है। और इस सम्मेलन में नौसेना कमांडरों के साथ सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट है 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन। गोवा के राज्यपाल PC श्री धरन पिल्लई जी ने 6 मार्च 2023 को गोवा के पणजी में 23वें राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन में कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू और गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत भी शामिल थे। नेक्स्ट है मेस्मराइजर 2023 के पहले सत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है और किसने किया है। मेस्मराइजर के पहले सत्र का उद्घाटन 6 मार्च 2023 को नई दिल्ली में इसके पहले सत्र का उद्घाटन किया गया और उद्घाटन किया था केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। तो ये भी ध्यान रखना है कि किसने किया था। मेस्मराइजर इन सभी क्षेत्रों को कनेक्ट करने का एक मंच है जिसमें मेस्मराइजर और मैक्रो इकोनॉमिक्स, फास्ट मूविंग, ई-कॉमर्स, इन सभी के क्षेत्रों को इम्प्रूव करने के लिए या डिस्कशन करने का ये एक बहुत ही अच्छा मंच है। नेक्स्ट हम हर पेमेंट डिजिटल के बारे में बात करेंगे जिसे लॉन्च किया है RBI ने। इसकी डिटेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक जिसे RBI शॉर्ट में बोला जाता है 6 मार्च 2023 को डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह के अवसर पर हर पेमेंट डिजिटल मिशन शुरू किया और इस अभियान का थीम है डिजिटल पेमेंट अपनाओ और औरों को भी सिखाओ। वेरी IMP पॉइंट कि ये डिजिटल पेमेंट अपनाओ और औरों को भी सिखाओ, ये थीम है हर पेमेंट डिजिटल का जिसे लॉन्च किया है RBI ने 6 मार्च 2023 को। नेक्स्ट हम देखते हैं 7 मार्च में जितने भी करंट अफेयर के न्यूज़ थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा भारत फ्रांस संयुक्त अभ्यास फ्री नेक्स्ट 2-3। तो इसकी डिटेल्स के बारे में चेक करते हैं। भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच में ये पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्री नेक्स्ट 23 जिसे 7 और 8 मार्च 2023 को केरल के तिरुवनंतपुरम के पनगोड़े सैन्य स्टेशन में आयोजित किया जाएगा। और इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच में सहयोग को बढ़ाना है और इस अभ्यास में लाइट आर्म ब्रिगेडियर भी इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट सेवलॉन इंडिया ने सचिन तेंदुलकर को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है। सेवलॉन इंडिया के बारे में जान लेते हैं। सेवलॉन स्वास्थ्य इंडिया ने 6 मार्च 2023 को अरबों लोगों को हाथ धोने के लिए प्रेरित करने के लिए सचिन तेंदुलकर को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर घोषित किया है। और 2016 में शुरू हुआ सेवलॉन स्वास्थ्य इंडिया मिशन कार्यक्रम ITC लिमिटेड द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड एयरपोर्ट्स काउंसिलिंग इंटरनेशनल अवार्ड 2022 किसे मिला है। ASQ अवार्ड 2022 तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एशिया क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा दर्जा दिया गया है। ISQ अवार्ड, ISQ के बारे में जान लेते हैं। ISQ हवाई अड्डा सेवा गुणवत्ता और यात्रियों के संतुष्टि को मापने वाला विश्व प्रसिद्ध वैश्विक बेंच मार्किंग कार्यक्रम है। नेक्स्ट है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधी एरा। ये पुस्तक लिखा है मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश P
ज्योतिर्मणि और तमिलनाडु के पाचियप्पा कॉलेज में इतिहास के पूर्व प्रोफेसर जी बालन द्वारा लिखी गई है। तो इन दोनों के द्वारा इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधी एरा के बारे में लिखा गया है और इस पुस्तक का विमोचन किया था सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम ने। नेक्स्ट, एस दुबे ने महानियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है। तो एस दुबे का पूरा नाम है संजीव शंकर दुबे, जिन्होंने 28वें महालेखा नियंत्रक, जिसे कैग के नाम से भी जानते हैं, इसका कार्यभार संभाला है। और संजीव शंकर दुबे जी 1989 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा के अधिकारी भी रहे हैं और सीजीए के रूप में कार्यभार संभालने से पहले श्री दुबे अतिरिक्त लेखा महानियंत्रक और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली भी रह चुके हैं। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये मिसाइल DRDO और IAI द्वारा बनाया गया है और BDL ने इसका उत्पादन किया है। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का काम ये रहेगा, इससे दुश्मनों के हवाई खतरों, मिसाइलों, विमानों और निर्देशित बमों, हेलीकॉप्टरों को बेअसर करने के लिए ये मिसाइल डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड, दिल्ली हवाई अड्डे को मिला गुणवत्ता सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार। ACI द्वारा दिल्ली हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डों के रूप में घोषित किया गया है। ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। इसमें 40 मिलियन से अधिक यात्रियों प्रति वर्ष की श्रेणी में 2022 के लिए हवाई सेवा गुणवत्ता सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट, फाइंड एम्पावर BSE और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक नया कार्यक्रम फाइंड एम्पावर लॉन्च किया है। ये वित्तीय सुरक्षा प्रति महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए BSE और संयुक्त राष्ट्र महिला के बीच में 1 साल का संयुक्त क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस साल का जो थीम था वो था इक्वालिटी को गले लगाओ या #EmbraceEquity। 1945 में संयुक्त राष्ट्र का चार्टर महिला और पुरुष के बीच में समानता के सिद्धांत की पुष्टि करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता बन गया था 1945 में और 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के दौरान संयुक्त राष्ट्र ने अपना पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। उसके बाद से हर साल 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस साल का थीम बहुत ही IMP है क्योंकि थीम सेपरेट क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इक्वालिटी को गले लगाओ और #EmbraceEquity है। नेक्स्ट है, RBI ने 75 डिजिटल गांव का कार्यक्रम शुरू किया है। मोस्ट IMP पॉइंट, RBI ने 75 गांवों को गोद लेने और उन्हें डिजिटल भुगतान सक्षम गांव में बदलने का कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत PSO मतलब पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स देश भर में गांवों को गोद लेंगे और डिजिटल भुगतान के लिए जागरूकता बढ़ाने और व्यापारियों को ऑनबोर्ड करने के उद्देश्य से 2 शिविर का आयोजित करेंगे। डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 के दौरान हर पेमेंट डिजिटल मिशन का शुरुआत भी किया गया। इसके अलावा मेघालय के 13वें मुख्यमंत्री के बारे में हम जान लेते हैं। कोनराड सांगमा जो मेघालय के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है और ये नेशनल पीपल्स पार्टी के प्रमुख हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि कौन से पार्टी से संबंध रखते हैं, NPP। इसके अलावा 2 उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली है जिनका नाम है प्रेस्टन टाइनसोंग और सिनाव भंगल। ये 2 मेघालय के उप मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है और मेघालय के राज्यपाल का नाम है फागू चौहान। नेक्स्ट है, ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी फ्रंट लाइन IAF यूनिट को कमांड करने वाली पहली महिला बनी। इसके डिटेल्स के बारे में जानते हैं। ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी भारतीय वायुसेना में फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। वे पश्चिम क्षेत्र की कमान को संभालेंगी और उन्होंने 2003 में कैप्टन पायलट के रूप में इनकी नियुक्ति की गई थी और उनके पास 2800 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव है। नेक्स्ट, नेफ्यू रियो ने नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। नेफ्यू रियो 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं
और इसके अलावा 2 और उप मुख्यमंत्री बने हैं जिनका नाम है TR जेलियांग और वाई पैटर्न। ये दोनों नागालैंड के उप मुख्यमंत्री की इन्होंने शपथ ली है। नेक्स्ट है सुश्री क्रूज नागालैंड कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी। कलहोतु ओनुओ क्रूज ने पहले विधायक बनकर इतिहास रच दिया है और सुश्री क्रूज 55 वर्षीय महिला है। IDBP बर्लिन 2023 में एक पवेलियन का उद्घाटन। इसके डिटेल के बारे में जानते हैं। पर्यटन मंत्रालय ने अपने अतुल्य भारत ब्रांड के तहत मार्च 2023 में जर्मन में इंटरनेशनल टूरिज्म 2023 में एक पवेलियन का उद्घाटन किया। ये भारत की समृद्धि और विभिन्न पर्यटन क्षमता के बारे में प्रदर्शित करेगा और पर्यटन हितधारकों के लिए एक मंच भी प्रदान करता है। और ITB का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टूरिज्म बोर्स बर्लिन। ये दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन व्यापार मेला है। नेक्स्ट, योशांग उत्सव मनाया जाता है मणिपुर में। ये बसंत में 5 दिनों के लिए मनाया जाता है, जो कि मार्च और फरवरी महीने में पूर्णिमा के दिन से ये फेस्टिवल शुरू किया जाता है। ये फेस्टिवल मीतेई द्वारा मनाया जाता है जो मुख्य रूप से हिंदू है। इसे होली के साथ ही मनाया जाता है और दूसरे दिन स्थानीय बैंड के समूह हिम्फाल में गोविंदगी मंदिर में संकीर्तन करते हैं। और 4 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम है एंथनी अल्बनीज, जो 8 मार्च 2023 को भारत पहुंचे। अल्बनीज भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन में भारत में जो 11 मार्च 2023 को संपन्न होगा, 8 मार्च से आयोजित किया जा रहा है और 11 मार्च को ये कंप्लीट हो जाएगा। ये प्रधानमंत्री अल्बनीज की भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा है और भारत की यात्रा का उद्देश्य है भारत और ऑस्ट्रेलियाई द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाना। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे मुंबई से मदुरै के बीच भारत गौरव ट्रेन शुरू करेगा। इसके डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। भारतीय रेलवे 9 मार्च 2023 से मुंबई से मदुरै के बीच भारत गौरव ट्रेन चलाने जा रहा है। तो कहां से कहां तक चलाने जा रहा है? मुंबई से मदुरै के बीच में 9 मार्च 2023 से भारतीय रेलवे। उसके बाद तो 3 IMP पॉइंट तो यहीं पे हमारे क्लियर हो गए। ये एक भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है जो घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल देखो अपना देश के अनुरूप चलाया जा रहा है। और इसमें पर्यटन ट्रेन टूर पैकेज रहेगा जिसमें मेहमानों को एक सुरक्षित और यादगार अनुभव प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये ट्रेन मुंबई से मदुरै के बीच में चलाई जाएगी जिसे गौरव ट्रेन के नाम से जाना जाएगा और इसका जो थीम है वो है देखो अपना देश और ये शुरू किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा 9 मार्च 2023 से। तो ये सभी वेरी IMP पॉइंट है। नेक्स्ट है भारत में आयोजित हुई अफगानिस्तान और मध्य एशिया JW समूह की पहली बैठक। अब पहली बैठक है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारत में आयोजित हुई अफगानिस्तान और मध्य एशिया JW समूह की पहली बैठक मार्च 2023 को ये आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली में। तो ये भी ध्यान रखना है। इस बैठक का पर्पस ये है कि अफगानिस्तान में उभर रहे आतंकवाद, उग्रवाद, कट्टरपंथ और मादक पदार्थों की तस्करी के क्षेत्रीय खतरों पर चर्चा की जाएगी इस बैठक में। नेक्स्ट, अरुण सुब्रमण्यम बने न्यूयॉर्क कोर्ट के पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश। भारतीय अमेरिकी अरुण सुब्रमण्यम को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के पहले दक्षिण एशियाई जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अरुण सुब्रमण्यम वर्तमान में सुजमन गॉडफ्रे 2022 प्रो बोनो समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं और कोलंबिया लॉ रिव्यू के लंबे समय से निर्देशक भी हैं। तो ये डिटेल्स है अरुण सुब्रमण्यम जी के बारे में। इसके बाद मार्च 2023 में इंडियन फॉर्म फेयर के 8वें संस्करण की मेज़बानी करेगा उत्तर प्रदेश। इसके डिटेल्स के बारे में जानते हैं। IFF 2023 का 8वां संस्करण 17 से 18 मार्च 2023 तक लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा और इनमें इन सभी मुद्दों के बारे में चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट है चुनाव अखंडता पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा ECI। भारत का चुनाव आयोग 9 मार्च 2023 को इंक्लूसिव इलेक्शंस एट इलेक्शन इंटीग्रिटी थीम पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा और कोहोर्ट का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। निसार को 8 मार्च 2023 को इसरो को सौंप दिया गया। निसार की डिटेल्स के बारे में पढ़ते हैं। निसार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसमें नासा और इसरो दोनों ने मिलकर इस पे काम किया था और ये अंतरिक्ष में अपनी तरह का पहला रडार होगा जो पृथ्वी को व्यावसायिक रूप से मानचित्र करेगा और 2 अलग अलग रडार इसका उपयोग करके ग्रह की सतह में 1 सेंटीमीटर से कम परिवर्तन को भी मापेगा। नेक्स्ट है, कोलंबिया में पहली बार महिलाएं भी होंगी सैन्य सेवाओं में। इसकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। कोलंबिया में 25 सालों के बाद पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवाओं में आने की अनुमति दी है। तो फरवरी 2023 में कोलंबिया की सेना में 1296 महिलाओं की भर्ती किया गया है। ये नंबर याद रखना, 1296 महिलाएं। सेना ने जम्मू एंड कश्मीर के डोडा जिले में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया है। भारतीय सेना ने 9 मार्च 2023 को पहाड़ी डोडा जिले में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है। डोडा जिले में सबसे ऊंचा तिरंगा 100 फीट, ये तिरंगा 100 फीट ऊंचे खंबे पर लगाया गया है। सेना के डेल्टा फोर्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अजय कुमार ने इसे फहराया। इन्होंने देश की सेवा में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को भी सम्मानित किया है। इस स्लाइड में हम 10 मार्च के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं CISF के बारे में। CISF स्थापना दिवस हर साल मनाया जाता है 10 मार्च को और CISF की स्थापना 1969 में भारत की संसद के अधिनियम के तहत की गई थी और ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा CISF को 15 जून 1983 को पारित संसद के अधिनियम द्वारा भारत का एक सशस्त्र बल बनाया गया था और एट प्रेजेंट टाइम पे CISF के महानिर्देशक हैं शील वर्धन सिंह। तो ये डिटेल्स थी CISF के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं नेपाल के नए राष्ट्रपति के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पौडेल जी, जिन्हें 9 मार्च 2023 को राष्ट्रपति चुना गया है और राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संघीय संसद और प्रांतीय विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। और इसके अलावा रामचंद्र पटेल जी बिंदिया देवी भंडारी का स्थान लेंगे। नेक्स्ट है बी गोप कुमार एक्सिस म्यूचुअल फंड के MD और CEO नियुक्त किए गए हैं। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने मार्च 2023 को बी गोप कुमार को अपना नया MD और CEO नियुक्त किया है और गोप कुमार जी चंद्रेश निगम का स्थान लिया है जिन्होंने कंपनी के CEO से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट है हर्षा राजदान दक्षिण एशिया के CEO नियुक्त होंगे। इसके डिटेल्स के बारे में चेक करते हैं। विज्ञापन और जनसंपर्क एजेंसी डेंटिस्ट एशिया पैसिफिक ने अपने दक्षिण एशिया कार्यालय के लिए हर्षा राजदान को CEO नियुक्त किया है और इन्होंने जगह लिया है आनंद भाडकमाकर का। इसके बाद नेक्स्ट, भारत ने गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड में जीता गोल्डन एंड सिल्वर स्टार। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने जर्मनी में इंटरनेशनल टूरिज्म बोस 2023 में इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन एंड सिल्वर स्टार हासिल किया है और ये गोल्डन सिटी गेट पर्यटक पुरस्कार प्रतिवर्ष पर्यटन और अतिथि क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो ये अवार्ड भी ध्यान रखना है कि कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं। नेक्स्ट है EME इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है कर्नल गीता राणा। कर्नल गीता राणा कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स कर्नल गीता राणा लद्दाख सेक्टर में एक स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। और इसके अलावा 8 तारीख की न्यूज़ में एक और नाम दिया गया था, कैप्टन शैलजा धामी। तो ये दोनों नाम याद रखना है। कर्नल गीता राणा जो EME की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है और कैप्टन शैलजा धामी जो फ्रंटलाइन IAF यूनिट को कमांड करने वाली पहली महिला है। तो ये दोनों नाम बहुत ही IMP हो जाते हैं एग्जाम पर्पज से। नेक्स्ट
देखते हैं हम। इसमें पूछा गया है कि CRPF की महिला डियर डेविल्स ने दिल्ली से छत्तीसगढ़ तक निकाली बाइक रैली। इसकी डिटेल्स के बारे में चेक करते हैं। 75 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला डियर डेविस ने 9 मार्च 2023 को नई दिल्ली में इंडिया गेट से छत्तीसगढ़ के जगदलपुर तक 1848 किलोमीटर की बाइक रैली शुरू की है और रैली का समापन 25 मार्च को जगदलपुर में ही होगा, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में CRPF दिवस परेड आयोजित की जाएगी। इस रैली को विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नेक्स्ट है हस्तलिखित नोट्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये बनाया है असम ने 9 मार्च 2023 को सबसे बड़ी संख्या में हस्तलिखित नोट्स के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हॉल ऑफ फेम में प्रवेश किया है। तो इसे भी याद रखना है कि हॉल ऑफ फेम में प्रवेश किया है असम ने, और इसे असम सरकार को अहोम वंश के महान योद्धा ललित बोरफुकन पर हस्तलिखित निबंधों के दुनिया से सबसे बड़े फोटो एल्बम के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इसके अलावा ललित दिवस पर राज्य सरकार द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, जहां छात्रों द्वारा ललित बोरफुकन पर निबंध प्रस्तुत किए गए थे। इसके बाद हम 11 मार्च के जितने भी इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स थे उनके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है डोनिया 288 विमान। इस विमान के बारे में हम सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के 6 डोनियर 288 विमान खरीदने के लिए 667 करोड़ की लागत के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध किया गया, और डोनियर 288 विमान परिवहन और समुद्री निगरानी के लिए अत्यधिक उपयोगी व हल्का परिवहन। ये विमान भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमता को और ज़्यादा वृद्धि करेगी। नेक्स्ट है विकास परियोजना। विकास परियोजना गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद नगर निगम और अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण की 154 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का अनावरण किया है, और जिनमें सबसे बड़ा काम है सरदार पटेल रिंग रोड पर संथल जंक्शन पर 100 करोड़ रुपए की लागत से एक नए ओवरब्रिज का उद्घाटन, और इसके अलावा चंदखेड़ा, सरस्वती, शेला, थलतेज और सरखेज में स्मार्ट स्कूलों का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है NSAC की छठी बैठक की अध्यक्षता करेंगे पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की छठी बैठक की अध्यक्षता की है, और स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत राष्ट्रीय कार्यक्रमों को विकसित करने और पोषण करने में NSAC महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, और इसका थीम है इंडिया @2047। थीम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस थीम के साथ NSAC भारतीय स्टार्टअप तंत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण मामलों में योजना बनाएगा। नेक्स्ट है सिटी इंडेक्स 2023 अरबपतियों की सूची में भारत 5वें स्थान पर है। तो इसके बाद इस स्लाइड में हम ये चेक करेंगे कि पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर कौन से देश का स्थान है। 5वें नंबर पे भारत है, और पहले नंबर पे है अमेरिका, और दूसरे नंबर पे है चाइना। इनको हम डीपली डिस्कस करते हैं ताकि एग्जाम पर्पस से जितने भी क्वेश्चन आए तो वो हमसे गलत ना हो। इसमें ये बताया गया है कि भारत में 9 महिला अरबपतियों के साथ ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग के साथ 5वें स्थान पर है। कुल 92 महिला अरबपति के साथ अमेरिका सूची में सबसे आगे है, और 46 अरबपति महिला के साथ चीन दूसरे स्थान पर है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की सावित्री जिंदल एक भारतीय राजनीतिज्ञ और व्यवसायी, जिनकी कुल संपत्ति है 16.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पारिवारिक संपत्ति के साथ भारत की सबसे अमीर महिला है। नेक्स्ट है 20 और 21 मार्च 2023 को भारत का दौरा करेंगे जापान के प्रधानमंत्री। अब इसको डिटेल्स में हम डिस्कस करते हैं। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो 20-21 मार्च 2023 को भारत के साथ द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने के लिए भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे, और यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बातचीत करेंगे, और दोनों पक्ष आपसी हित के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने दी नई खेल नीति 2023 को मंजूरी। इसके सभी पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 10 मार्च 2023 को नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है और नई खेल नीति के तहत खिलाड़ी की शारीरिक फिटनेस से लेकर प्रशिक्षण तक कई पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही स्कूलों, कॉलेजों को खेलों से जोड़ते हुए नए संस्थानों के विकास में सहयोग देने के लिए विभिन्न प्रावधान भी किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पीएनबी ने किए केंद्रीय भंडारण निगम के साथ एमओयू हस्ताक्षर। डिटेल्स चेक कर लेते हैं। किसानों के वित्त पोषण हेतु पंजाब नेशनल बैंक और सेंटर वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ने 9 मार्च 2023 को इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट के तहत वित्त पोषण की सुविधा के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के शॉन मार्श ने की प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा। शॉन मार्श के बारे में जान लेते हैं। शॉन मार्श ने 10 मार्च 2023 को प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की और शॉन मार्श ने 2001 में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रथम श्रेणी में प्रवेश किया था और उस समय वे केवल 17 वर्ष के थे। उन्होंने 236 मैचों में 12,811 रन बनाकर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के लिए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड भी बनाया है और ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट के तीनों प्रारूप खेले और 32 शतक बनाए और जिसमें उन्होंने 12,000 से अधिक रन बनाए हैं। तो ये सभी डिटेल्स थी ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर शॉन मार्श की। नेक्स्ट है, H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से भारत में पहली मौत। तो इसकी डिटेल्स हम चेक कर लेते हैं कि भारत में कहाँ पे पहली मौत हुई थी। भारत में 10 मार्च 2023 को कर्नाटक और हरियाणा में इन्फ्लुएंजा H3N2 वायरस के कारण दोनों शहरों में एक एक मौत की सूचना दी। भारत में पिछले 3 महीनों में H3N2 के 90 मामले सामने आए हैं। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण पहली मौत हुई थी 82 वर्षीय हीरे गोंडा की और संक्रमण वयस्कों की तुलना में बच्चों को अधिक हो रहा है और 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वायरल संक्रमण होने का खतरा भी अधिक है। तो ये सभी पॉइंट्स थे H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में। नेक्स्ट है, रोहित जावा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए CEO और MD नियुक्त किए गए हैं। अब इसकी डिटेल्स के बारे में चेक कर लेते हैं। प्रसिद्ध फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने 10 मार्च 2023 को रोहित जावा को कंपनी का नया CEO और MD नियुक्त किया है और इन्होंने जगह लिया है संजीव मेहता का। नेक्स्ट है, थॉमस ए सांगमा चुने गए मेघालय विधानसभा के नए अध्यक्ष। इसकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। मेघालय के उत्तर तुरा विधानसभा के सदस्य थॉमस ए सांगमा को मार्च 2023 को मेघालय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है और सांगमा ने मेतबा लिंगदो का स्थान लिया है जो UDP पार्टी से है और थॉमस ए सांगमा नेशनल पीपल्स पार्टी से हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा। इसकी डिटेल्स के बारे में हम चेक कर लेते हैं कंप्लीट कि ये कहाँ पे शुरू किया गया। ये शुरू किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा मार्ग में करीब 900 किलोमीटर लंबा देश का पहला तीर्थ कॉरिडोर बन रहा है। वेरे IMP और निजी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए हर 30 किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं और प्रदेश के सभी गेस्ट हाउस में चार्जिंग पॉइंट की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और वाहनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है क्योंकि वे पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करेंगे। तो ये पहल की गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। इस स्लाइड में हम 12 मार्च के जितने भी करंट अफेयर के न्यूज़ हैं उनके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला न्यूज़ ये है कि PM मोदी करेंगे बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस का उद्घाटन। इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। बेंगलुरु से लेकर मैसूर जो एक्सप्रेस है, ये एक्सप्रेस 10 लेन वाली एक्सप्रेस है और इस एक्सप्रेस की लंबाई 118 किलोमीटर है। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस को लगभग 8.480 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और इस एक्सप्रेस के द्वारा बेंगलुरु और मैसूर के बीच की जो यात्रा का समय है वो 3 घंटे से घटकर लगभग 75 मिनट कर देगा। तो ये डिटेल्स थी बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस के बारे में। तो इसका उद्घाटन किया है श्री नरेंद्र मोदी जी ने।
इसके बाद शिफ्ट करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। LIC के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है सिद्धार्थ मोहंती जी को, और सिद्धार्थ मोहंती जी इससे पहले फरवरी 2021 में LIC के MD के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था, और ये जगह लेंगे श्री मंगलमय सुब्रमण्यम जी का, जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है 13 मार्च 2023 को। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं रामचंद्र पौडेल जी। रामचंद्र पौडेल जी ने सुभाष चंद्र नेम्बांग को हराया है। नेक्स्ट स्लाइड है। RSS की शाखाओं में शामिल होंगी महिलाएं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में महिलाओं को भी जोड़ा जाएगा। ये अभी सिर्फ डिस्कशन चला है, फाइनल नहीं। संघ इसको लेकर अभी विचार ही कर रहा है, तो जल्द ही इसका फैसला लिया जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज में भाग लिया है। अब इसकी डिटेल के बारे में हम अच्छे से जान लेते हैं। ये एक्सरसाइज चल रहा है भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच में, और भारतीय नौसेना इसमें स्वदेशी निर्मित गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट और INS सह्याद्री, ये दोनों जहाज़ों के साथ 10 से 11 मार्च को अरब सागर में फ्रांसीसी सेनाओं के जहाज़ों के साथ समुद्री अभ्यास में भाग ले रहा है। तो अब हम फ्रांसीसी नौसेनाओं के जहाज़ों के नाम जान लेते हैं। इसमें FAS डिक्समुंडे और मिस्टर क्लास एम्फीबियस असाल्ट शिप, और FAS लो फेट और ला फेट क्लास फ्रिगेट, ये सभी फ्रांसीसी नौसेनाओं के जहाज़ों के नाम हैं। ये एक समुद्री साझेदारी अभ्यास है जो चल रही है भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच में। यहाँ तक हमारे 12 मार्च के करंट अफेयर कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।